आइए बच्चों, एक नया चैप्टर हम लोग बात करते हैं बेटा, सरकारी बजट। देखिए गवर्नमेंट बजट, अब एक्चुअली नाम से पता लग रहा है सरकार का बजट। अब हम लोग ये समझे बेटा पे कि बजट का मतलब क्या होता है। देखिए बजट का मतलब सिंपली अगर हम लोग बात करें कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। अब हम बात कर रहे हैं सरकार की, तो भैया सरकार के पास कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। ठीक, देखिए सरकार हमारे देश की जो है उसके पास पैसा आता भी है और पैसा जाता भी है, तो हमें भी और देश की संसद को भी जानने का ये एक अधिकार है कि भाई कितना पैसा आया कितना पैसा गया। तो सरकारी बजट क्या होता है कि एक वित्तीय वर्ष की अवधि के अंदर, एक लेखा वर्ष की अवधि के अंदर, या इंग्लिश वाले जो बच्चे देख रहे हैं, एक फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि के दौरान सरकार की कुल अनुमानित आय, मतलब कितना पैसा टोटल एस्टिमेटेड आया, और कुल अनुमानित व्यय का एक लिखित ब्यौरा होता है। ठीक, लिखित ब्यौरे का मतलब कितना पैसा कहाँ कहाँ से आया और कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ गया, अनुमानित तौर पर। अनुमानित क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर पैसा सरकार के पास आता भी है और खर्च भी होता है, तो उसका एक अनुमानित जो होता है वो एक ब्यौरा होता है। ठीक है बेटा, तो बजट में एक बात विशेष ध्यान रखने की है कि वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि के दौरान, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि आपका स्कूल भी 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो सारी ज़्यादातर चीज़ें हमारे यहाँ पर 1 अप्रैल से शुरू होती है फाइनेंशियल ईयर से। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया कि बजट की डेफिनेशन पढ़ाई, गवर्नमेंट बजट सॉरी, है ना। ठीक है, अब इसके बाद हम ना सरकारी बजट के घटक की बात करेंगे। ठीक, तो सरकारी बजट के घटक, अब कंपोनेंट्स ऑफ बजट की बात करेंगे। देखिए बजट के घटक 2 तरह के होते हैं। ठीक है, सरकार के पास पैसा आता भी है जिसको हम लोग बोलते हैं बजट प्राप्तियां। क्या है बजट रिसीट्स, क्या होती हैं? एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितना भी पैसा सरकार को मिला, ठीक, वो हो गई आपकी बजट रिसीट्स, बजट प्राप्तियां। ठीक है, अब बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है भाई? एक साल के अंदर, एक लेखा वर्ष के अंदर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर जितना भी पैसा खर्च हुआ सरकार का, वो आपका कहलाएगा क्या? बजट व्यय। ठीक, बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलिए बजट रिसिप्ट्स कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं। ठीक, कौन कौन सी? राजस्व प्राप्तियां, इंग्लिश में रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक, दूसरा पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल रिसिप्ट्स बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक, इसी तरह से एक्सपेंडिचर भी 2 तरह के होते हैं। राजस्व व्यय, पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा है पूंजीगत व्यय, हिंदी में, इंग्लिश में कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब हम लोग बेटा इनके बारे में चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है, ये क्या होता है ना। ठीक, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों हम लोग बेटा बात करते हैं राजस्व प्राप्तियों की। ठीक है, देखिए राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं उसको समझने के लिए इंग्लिश में बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें 2 चीज़ों की तरफ समझना पड़ेगा। यहाँ पर एक नाम आया है बेटा परिसंपत्ति, ठीक है, और एक यहाँ पर नाम आया है दायित्व, देनदारी। ठीक है, अब ये परिसंपत्ति क्या होती है? असेट्स। जितने भी आपके पास संपत्ति है, क्या संपत्ति हो सकती है? फ्रिज, टीवी, एसी, कार, ये हमारी संपत्ति है। ठीक है, ठीक है। देनदारी, देनदारी दायित्व क्या होती है? कर्जा। ठीक, कर्जा समझते हो ना? हाँ बिल्कुल सही बात है। तो राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं? अच्छा, राजस्व प्राप्ति को ध्यान में रखने के लिए, समझने के लिए आप अपने दिमाग में सेट करो कर, टैक्स। इसका एग्जाम्पल है राजस्व प्राप्तियों का। ठीक है, चलो अच्छा मुझे बताओ, आप सरकार को टैक्स देते हो तो क्या सरकार वो टैक्स आपको वापस करती है डायरेक्टली? नहीं करती, है ना। वापस कहाँ करती है भाई? ऐसा हो सकता है आपसे टैक्स लिया, वो उस पैसे को सरकार कहीं ना कहीं यूज़ कर रही हो पुल बनाने में, सड़क बनाने में, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने 100 रुपये सरकार को टैक्स दिया। अच्छा, टैक्स होता क्या है? सबसे पहले सुनो, टैक्स एक ऐसी कंपलसरी पेमेंट होती है, कंपलसरी का मतलब अनिवार्य, जो आपको सरकार को करनी होती है। ठीक,
और आप इसके लिए कोई मना नहीं कर सकते सरकार को कि भाई हम आपको टैक्स नहीं देंगे। ठीक, तो टैक्स क्या है, एक कंपलसरी पेमेंट है जो आपको सरकार को करनी है, क्योंकि सरकार ना देश के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करती है वो टैक्स के माध्यम से ही करती है, कर के माध्यम से। मतलब यह कह सकते हो सरकार हमारे दम पर ही चल रही है, हमारी टैक्स से ही चल रही है सरकार। ठीक, अच्छा, तो कहने का मतलब टैक्स सरकार को वापस नहीं लौटाना होता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होता है कि राजस्व प्राप्तियां सरकार की वे प्राप्तियां होती हैं जो सरकार को वापस नहीं करनी होती, मतलब देनदारी उत्पन्न नहीं होती, कर्जा थोड़ी है सरकार। तो कहने का मतलब सिंपली डेफिनेशन देखिए, राजस्व प्राप्तियां सरकार की वे प्राप्तियां होती हैं जो सरकार को वापस नहीं लौटानी होती, मतलब जिनसे सरकार की देनदारी उत्पन्न नहीं होती। ठीक, पहली बात। दूसरी बात कह रहा है परिसंपत्ति में भी कमी नहीं आती, है ना। कहने का मतलब ये है कि क्योंकि सरकार को किसी को लौटाना नहीं है तो भाई सीधी सी बात है संपत्ति भी नहीं बेचनी पड़ेगी, है ना। भाई मैं आपसे कहता हूँ, मैंने किसी से उधार ले लिया, ठीक है, अब मेरे पास कोई चारा है नहीं चुकाने का, तो मेरे को क्या करनी पड़ेगी, अपनी संपत्ति बेचनी पड़ेगी ना। भाई संपत्ति क्या, फ्रिज टीवी एसी कार जो भी है बेच के तब उसका पैसा दूंगा। लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि वहाँ पैसा देना ही नहीं है। अब जब देना ही नहीं तो सीधी सी बात है संपत्ति क्यों बेचनी, है ना। तो कहने का मतलब राजस्व प्राप्तियां सरकार की वे प्राप्तियां होती हैं जिससे, ठीक है, ना तो, अब देखो यहाँ लिखा हुआ है, इस बात पर विशेष ध्यान दो, कह रहा है ना तो मतलब पैसा आ गया, टेंशन फ्री आदमी, सरकार टेंशन फ्री है, मतलब ऐसा पैसा जो आ गया और सरकार टेंशन फ्री है। तो क्यों कह रहा है, जिससे ना तो सरकार की संपत्ति कम हो रही, ठीक है ना, क्योंकि वापस नहीं करना, सीधी सी बात है, और ना ही देनदारी उत्पन्न हो रही, ना ही सरकार की संपत्ति कम हो रही। तो ऐसा पैसा जो सरकार को ना तो लौटाना है और ना ही सरकार को अपनी संपत्ति बेचनी पड़ रही है, ये सारी रिसिप्ट सरकार की जो होती है वो राजस्व प्राप्तियां हो जाएंगी। अब और अच्छा क्लियर होगा अब आगे जाके, ठीक है। अब राजस्व प्राप्तियां कितने टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं। मतलब सरकार को ऐसा पैसा जो लौटाना नहीं है, जो सरकार के पास आ गया, ऐसे 2 तरीके हैं जहां से पैसे आते हैं, ठीक है। एक को हमने कैटेगराइज किया कर प्राप्तियों में, किसमें किया, कर प्राप्तियां पहला। दूसरा है गैर कर प्राप्तियां, मतलब सरकार को पैसा टैक्स से भी मिलता है और टैक्स के अलावा भी एक्चुअली सरकार को पैसा मिलता है। कौन सा पैसा, ऐसा पैसा जो लौटाना नहीं है, जिससे सरकार की दायित्व उत्पन्न नहीं होते, देनदारी उत्पन्न नहीं होती और ना ही अपनी संपत्ति बेचनी पड़ती, ठीक है ना। ठीक, कितने तरीके हैं, 2। तो कहने का मतलब राजस्व प्राप्तियां कितनी टाइप्स की होती हैं बेटा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन सी, टैक्स रिसिप्ट्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। पेपर में पूछेगा कर प्राप्तियां क्या होती हैं, भाई सीधी सी बात है, ऐसा पैसा जो सरकार को टैक्स से मिल रहा है, ठीक है, वो हो गया आपका टैक्स रिसिप्ट्स, कर प्राप्तियां। चलो जी, दूसरा क्या है, गैर कर प्राप्तियां, ऐसी प्राप्तियां, ठीक है, ऐसा पैसा जो सरकार को टैक्स के अलावा आता है, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं गैर कर प्राप्तियां। अब ये गैर कर प्राप्तियों के एग्जाम्पल्स पूछ सकता है पेपर में। सबसे पहले आपसे कह रहा है फीस लाइसेंस। फीस आपको पता है, आप गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, चाहे आप 20 रुपये फीस देते हैं, लेकिन देते तो हैं, सरकार को कुछ तो पैसा आ रहा है ना, हालांकि कम आ रहा हो, ऊँट के मुंह में जीरा आ रहा हो, लेकिन आ तो रहा है। लाइसेंस की फ़ीस बनवाते हो, ठीक है, शादी होगी कल आपकी सपोज, है ना, पक्का होगी 100%, ठीक है, तो आप कागज़ बनवाओगे अपने, तो वो वहाँ भी फ़ीस देनी पड़ेगी कोर्ट वगैरह में। बच्चे होंगे, उनका भी कुछ फ़ीस वगैरह, उनका भी जन्म प्रमाण पत्र बनवाओगे, तो इस तरह से काफ़ी सारी फ़ीस वगैरह आपको देनी पड़ती है, लाइसेंस वगैरह की फ़ीस होती है ना। इसके बाद कह रहा है जुर्माना और जब्ती। दूसरा, ये कौन सी है, नॉन टैक्स रिसीप्ट, जो सरकार को टैक्स से नहीं मिल रही, टैक्स के अलावा। जुर्माना और जब्ती आपको पता है, आपने मान के चलो स्कूटी चला रही हो, ठीक है, और ट्रैफिक तोड़ दिया आपने, पुलिस वाला मिल गए भाई साहब, उन्होंने कहा जी लाओ जी 3000 रुपये दो, ठीक, तो ये हो गया, जुर्माना लग गया आप पर, ये पैसा सरकार की जेब में जाएगा। अब मान के चलो ऐसे ही आपने 7-8 बार ट्रैफिक तोड़ दिया, 7-8 बार तोड़ दिया, तो भाई सीधी सी बात है, अब आपने चालान भरा नहीं, ठीक है, आपकी स्कूटी पकड़ ली सरकार ने और उसको जब्त कर लिया, ठीक, आपने कहा मैं नहीं भर रही, जो करना है कर लो, तो भैया उसने जब्त कर ली और जब्त करके आपकी स्कूटी बेच दी, नीलाम कर दी, वहाँ से भी पैसा मिलता है। इसके बाद शुल्क वगैरह आपको पता ही है,
बहुत से वो लगाए जाते हैं शुल्क वगैरह। अच्छा, इसमें एक आता है एसचिट, यहाँ पर लिखा हुआ है एसचिट लिखा हुआ है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। पहले एसचिट पढ़ते हैं। एसचिट होता क्या, देखो एसचिट का मतलब होता है बेटा लावारिस संपत्ति। लावारिस संपत्ति को ऐसे समझिए, कोई इंसान मान के चलो उसने शादी नहीं करी, ठीक है, पैसा बहुत कमाया लेकिन शादी नहीं करी, ठीक, खूब मौज मस्ती करता था, अपना पीता खाता था मान, है ना, और एक दिन क्या हो गया, वो मर गया। क्या हो गया, मर गया। 50 करोड़ की संपत्ति छोड़ गया। अब ना तो उसके बीवी, ना उसके बच्चे, ठीक है, ना उसके रिश्तेदार, ठीक, क्योंकि वो घमंड में रहता था, तो भाई वो मर गया। अब उसकी संपत्ति किसकी हो गई, सरकार की। तो एसेट का मतलब होता है बेटा लावारिस संपत्ति से होने वाली आय, वो भी सरकार की है, जिसका कोई नहीं है उसकी सरकार है, ठीक है ना। अब इसके बाद अगला कह रहा है विशेष आंकन, स्पेशल असेसमेंट, ठीक। भाई मान के चलो सरकार ने आपके घर के बाहर से हाईवे निकाल दिया, ये रोड बना दी बहुत तगड़ी। आपके घर के बाहर जो रोड थी वो बहुत टूटी फूटी थी, और सरकार ने आपके घर के बाहर क्या निकाल दी, रोड निकाल दी। अब रोड निकालने की वजह से हुआ क्या बेटा, आपका 15 लाख का प्लॉट 30 लाख का हो गया। मतलब 15 लाख का प्लॉट था, प्लॉट का मतलब घर था, तो वो 30 लाख का हो गया, ठीक। तो सरकार कह रही है भाई देखो आपकी संपत्ति 15 लाख बढ़ गई, तो एक काम करो बेटा 1 लाख मुझे दे दो। सरकार छोड़ेगी नहीं, सरकार कहेगी लाओ 1 लाख मुझे दे दो। इसी को बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट, मतलब विशेष आंकन। सरकार के किसी कार्य के माध्यम से समाज जो सरकार करती है, अगर आपकी संपत्ति बढ़ रही है तो उसका कुछ % पैसा सरकार आपसे मांगती है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, विशेष आंकन। अब अनुदान और दान, अनुदान आपको पता ही है भाई, सीधी सी बात है, आर्थिक सहायता। बहुत से देश के जो लोग होते हैं आपको गिफ्ट वगैरह भी देते हैं, है ना, आपके देश को, या हमारे देश की सरकार की मदद करते हैं। जैसे यहाँ बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो दूसरे देश के लोग मदद करते हैं ना, जो हमारे भारतीय दूसरे देशों में रह रहे हैं वो मदद करेंगे हमारे देश की, तो वो भी पैसा सरकार के पास आता है। तो आ तो रहा है पैसा सरकार के पास आता है, कोई 1 लाख दे रहा है, कोई 2 लाख दे रहा है, कोई 10 लाख दे रहा है, ठीक। जब हमारे यहाँ पर किसी तरह की प्राकृतिक आपदा आती है तो वो भी सरकार के पास आ रहा है, भी पैसा तो आ रहा है ना, चाहे कैसे ही आ रहा हो, ठीक है। अब सरकारी उद्यमों से प्राप्त है, देखो सरकार के कोई बिजनेस वगैरह भी चल रहे हैं, उद्यम वगैरह चल रहे हैं, जैसे मालगाड़ी जाती है सरकार की, सरकार के अंडर में इधर मालगाड़ी वगैरह सामान वामान लेके आती है। इसी तरह बहुत सारे सरकार के ऐसे सेक्टर्स हैं, सरकारी उद्यम हैं, सरकारी कंपनियां हैं जो चल रही हैं और प्रॉफिट में चल रही हैं, वहाँ से भी सरकार को इनकम होती है। तो अभी हम ये क्या पढ़ रहे हैं, नॉन टैक्स रिसीट, सरकार की टैक्स के अलावा जो होती है वो जो गैर कर प्राप्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, राजस्व प्राप्तियां। क्या होती हैं राजस्व प्राप्तियां, वे प्राप्तियां होती हैं जो सरकार को प्राप्त होती हैं और ये सरकार को वापस नहीं करनी होती। अब जब वापस नहीं करनी तो भाई सीधी सी बात है, संपत्ति को भी बेचना नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ऐसी सभी प्राप्तियां जो जिससे ना तो सरकार की संपत्ति कम हो और ना ही सरकार की देनदारी बढ़े, ये सारी प्राप्तियां सरकार की जो है राजस्व प्राप्तियां होती है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कर प्राप्तियां, ठीक है। देखो इसको जरा ध्यान से समझना बेटा, 3 मिनट। आपसे पेपर में पूछेगा टैक्स होता क्या है, वो तो मैंने आपको बता दिया, एक कंपलसरी पेमेंट है जो आपको करनी पड़ेगी, आप उसके लिए मना नहीं कर सकते। अच्छा, टैक्स भी 2 तरह के होते हैं बेटा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। इनके बारे में डेफिनेशंस आ सकती हैं या आपसे एग्जाम्पल पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा प्रत्यक्ष कर क्या होता है। प्रत्यक्ष, ठीक, देखो प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रत्यक्ष कर की, दूसरा है अप्रत्यक्ष कर। देखो प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो जिस पर लगाए गए वही देगा। सरकार कह रही है भैया जिसकी इनकम 5 लाख से ऊपर है भारत के अंदर, 5 लाख से ऊपर है, वो टैक्स देगा। क्या देगा, टैक्स देगा। कौन देगा, जिसकी 5 लाख से ऊपर। ये हो गया प्रत्यक्ष कर, आप पर लगाया आप दोगे, ठीक। अब अप्रत्यक्ष कर सुनो, है ना। सरकार कह रही है, अच्छा अप्रत्यक्ष कर जो लगता है बेटा वो लगता है उत्पादकों पे,
उत्पादक कौन होते हैं? किसी भी चीज को प्रोडक्शन करने वाला या बेचने वाला। ठीक, मान के चलो सपोज एक दुकानदार है। कौन है? एक दुकानदार। सरकार कह रही है बेटा उस दुकानदार से कि भैया अगर तुम 1000 रुपये का सामान बेच रहे हो, कितने का बेच रहे हो? 1000 रुपये का, तो भाई सीधी सी बात है आप हमें 50 रुपये टैक्स दोगे इस पर। आप 1000 रुपये का सामान बना रहे हो, किससे कह रही है सरकार? उत्पादक से, कि बेटा अगर 1000 रुपये का सामान बना रहा है ना, या 1000 रुपये का सामान बेच रहा है, क्योंकि उत्पादन करने का मतलब बनाना भी होता है और बेचना भी होता है। उत्पादन का मतलब इकोनॉमिक्स में अंदर होता है किसी चीज के प्राइस में इंक्रीमेंट कर देना। ठीक, तो वो कह रही है, सरकार कह रही है भाई 1000 रुपये का सामान आप बेच रहे हो तो 50 रुपये में टैक्स दो। अच्छा, सरकार ने टैक्स लगाया किस पे? किस पर लगाया? बिल्कुल सही बात है, किस पर लगाया? बेचने वाले पर। ठीक है, वो बहुत तेज था। आप सामान खरीदने गए, जीन्स खरीदने गए मान के चलो, ठीक, तो सीधी सी बात है भाई 1000 रुपये की जीन्स है, तो उसने क्या करा? आपको दिया, वो जीन्स दी 1050 की। कितनी? 1050 की जीन्स थी 1000 की, लेकिन उसने आपसे 50 रुपये एक्स्ट्रा लिए। वो बताया नहीं आपको, 1050 ले लिए। क्यों लिए? क्योंकि बेटा ये जो 50 रुपये है ना, ये जो 50 रुपये हैं, ये उसे सरकार को जमा करने हैं। हाँ, सरकार ने लगाया किस पे था टैक्स? वो उस पर लगाया था, लेकिन उसने बड़ी चालाकी से किससे ले लिया? आपसे ले लिया। तो कहने का मतलब अप्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो लगाए तो किसी पे जाते हैं। लगाया किस पे था? उत्पादक पे, लेकिन उत्पादक ने ले किससे लिया? आपसे ले लिया। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो टाले जा सकते हैं। टाले जा सकते हैं मतलब लगाया किसी पे था और ले लिया किसी से, लेकिन प्रत्यक्ष कर को हम लोग टाल नहीं सकते। तो पहला डिफरेंस क्या है? प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं डायरेक्ट टैक्स, जो जिस इंसान पर लगाए जाते हैं वही देगा। इनकम टैक्स अगर आपकी इनकम पर लगा है तो आप ही दोगे, मतलब सरकार कह रही है 5 लाख से ऊपर जो कमा रहा है वो टैक्स देगा, तो आप पर लगाया है आपको देना पड़ेगा। लेकिन अप्रत्यक्ष कर जो होती है सरकार उत्पादकों पे लगाती है, और उत्पादक बड़ी चालाकी से क्या करता है, इस जो टैक्स का जो भार है, इस टैक्स का जो भार है वो किस पर शिफ्ट कर देता है? खरीदने वालों पर। तो कहने का मतलब इन्हें टाला नहीं जा सकता, इन्हें टाला जा सकता है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, प्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल्स आयकर, संपत्ति कर, वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स। संपत्ति कर क्या होता है? देखिए इसके मैं एग्जाम्पल बताता हूं। एक तो मैंने बताया आपको आयकर, दूसरा है संपत्ति कर, तीसरा है गिफ्ट टैक्स। अभी संपत्ति कर क्या होता है भाई? सरकार कह रही है कि भाई जिस व्यक्ति के पास भी मान के चलो 1 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है, मतलब फ्रिज, टीवी, एसी, कार, गाड़ियों की कैलकुलेशन करके सरकार कहती है कि किसके पास 1 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति है तो वो भी हमें टैक्स दो। ये भी समस्या है, इनकम टैक्स भी ले रही है ना, और क्या ले रही है? संपत्ति कर भी ले रही है, क्योंकि हर साल में सरकार को हमें बताना होता है भाई, जितने भी अमीर लोग होते हैं वो साल में जो होते हैं इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, अर्थात सरकार को बताते हैं कि भाई हमारे पास इतना इतना पैसा है, वो बताना पड़ता है। ठीक, क्योंकि सरकार क्या करती है? सामाजिक कल्याण का काम करती है, सोशल वेलफेयर का। क्या करती है? जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है उनसे ले लेती है, और जो सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स में इलाज करवा रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल में, उनकी मदद करती है सरकार। यही तो काम करती है, मीडिएटर का काम करती है। तो सरकार कहती है संपत्ति, जिसके पास जरूरत से आज संपत्ति वो भी दो हमें टैक्स। ठीक है, इसके बाद कह रहा है गिफ्ट टैक्स। अब सरकार कह रही है कि अगर आप जरूरत से ज़्यादा गिफ्ट किसी को दे रहे हो, जैसे आपने किसी अपने फ्रेंड को 2 करोड़ रुपए की गाड़ी गिफ्ट करी अब सरकार की नज़र में आ गया कि भाई 2 करोड़ रुपए की गाड़ी गिफ्ट करी है, लाओ बेटा इस पर भी टैक्स दो। तो ये टैक्स किस पर लगाया गया? आप पर, और आप ही दोगे। ठीक है, तो कहने का मतलब प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, आपके ख्याल से देश में ज़्यादातर लोग कौन सा टैक्स देते हैं? अच्छा, एक चीज़ और बता दूं बेटा, आप सभी टैक्स पेयर हो।
क्या हो, टैक्स पेयर हो। क्यों हो? क्योंकि देखो जितनी भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, फ्रिज, टीवी, एसी, कार, जूते चप्पल, कपड़े वगैरह एक्सवाइड जो भी आप यूज़ कर रहे हो, आप सब पर टैक्स देते हो। पार्ले जी का बिस्किट खाते हो उस पर भी टैक्स देते हो, ये मार्कर में यूज़ कर रहा हूँ इस पर भी टैक्स हो। तो कहने का मतलब देश की जितनी भी चीज़ें हैं 90% चीज़ों पर देश की सरकार टैक्स लगाती है। ठीक, आप कोई भी सामान खरीदने जाओगे उसमें CGST है ना, SGST लगा हुआ होता है, आप देखना GST जिसको बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं उन सब पे टैक्स लगा होता है। तो कहने का मतलब एक डिफरेंस यहाँ पर और भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष कर देश की जो है सारी जनता देती है। ठीक है, मतलब अप्रत्यक्ष कर, सरकार की इनकम जो ज़्यादातर होती है ना वो अप्रत्यक्ष कर से होती है, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर देश के अंदर जितने भी लोग हैं सब देंगे। और लेकिन डायरेक्ट टैक्स कौन देगा भाई? जिसकी इनकम टैक्सेबल होगी। जो अमीर लोग होंगे वही टैक्स देंगे, है ना भाई, जिसकी इनकम ज़्यादा होगी वही तो डायरेक्ट टैक्स देगा। आयकर कौन देगा? जिसकी इनकम ज़्यादा होगी। संपत्ति कर कौन देगा? जिसकी संपत्ति ज़्यादा होगी। गिफ्ट टैक्स कौन देगा? जिसकी जो गिफ्ट ज़्यादा देगा, है ना। तो गरीब लोग ये नहीं देते। तो सरकार की जो इनकम होती है वो डायरेक्ट टैक्स से कम होती है, इनडायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स सभी देते हैं, वस्तुएं सब यूज़ करेंगे तो सब टैक्स देंगे, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। अच्छा, अब इसमें से एक क्वेश्चन पूछता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में से आपको क्या लगता है कि न्यायप्रिय टैक्स कौन सा है? न्यायप्रिय का मतलब आपके ख्याल से कौन सा टैक्स अच्छा है, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स? देखो, सरकार की इनकम के माध्यम से देखा जाए, ठीक है, और न्याय की व्यवस्था के हिसाब से देखो, जो डायरेक्ट टैक्स है ना बेटा, देखो डायरेक्ट टैक्स क्या कहता है, जो ज़्यादा कमाता है वो ज़्यादा टैक्स देगा और जो कम कमाता है वो कम टैक्स देगा। मतलब टैक्स देगा ही नहीं भाई, जो गरीब आदमी को टैक्स देगा वो डायरेक्ट टैक्स देगा नहीं, क्योंकि उसकी इनकम है ही नहीं उतनी, तो टैक्स सरकार ले ही नहीं सकती। तो डायरेक्ट टैक्स अगर देखा जाए तो डायरेक्ट टैक्स अच्छे हैं, न्यायप्रिय हैं। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा कमा रहा है वो टैक्स दे रहा है, जो बेचारा नहीं कमा रहा वो टैक्स नहीं दे रहा, है ना। इनकम टैक्स कौन देगा? जिसकी इनकम ज़्यादा होगी, ठीक, और जिसकी इनकम ही नहीं है वो इनकम टैक्स क्यों देगा? ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, किसकी बात करें? इनडायरेक्ट टैक्स की। बेटा देखो, याद रखना, एक आदमी बेचारा 10,000 रुपये कमा रहा है, एक आदमी 1 लाख रुपये कमा रहा है, एक 1,000 रुपये 10,000 रुपये कमा रहा है, एक 1 लाख रुपये कमा रहा है। देखो, और क्या हुआ कि उसका बच्चा 500 रुपये की किताब लेके आया, दोनों के बच्चे मान के चलो 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स की कहानी बता रहा हूं मैं आपको। देखो, अब हुआ क्या, मान के चलो 500 रुपये की किताब अमीर का बच्चा भी लाया और 500 रुपये की जो किताब है वो गरीब का बच्चा भी लेके आया, ठीक है। अब सरकार ये मान के चलो 50 रुपये टैक्स दोनों से ले रही है, अमीर के बच्चे से भी और गरीब के बच्चे से, क्योंकि किताबों पर टैक्स लगा है, सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है। सरकार कहती है भाई किताब बिक रही है तो हमें 50 रुपये टैक्स चाहिए, ठीक। अब देखो, अमीर भी वही टैक्स दे रहा है, या आप कॉपी पेंसिल वगैरह ले लो, कॉपी ले लो, पेंसिल ले लो, कुछ भी ले लो, कपड़े ले लो, जूते ले लो, ठीक है। एक जूता गरीब का बच्चा भी खरीद रहा है, एक जूता अमीर का बच्चा भी खरीद रहा है। 500 रुपये का जूता खरीद रहा है बेचारा गरीब का बच्चा, वो भी 50 रुपये टैक्स दे रहा है, और जो अमीर का बच्चा 500 रुपये खरीद रहा है, जिसका बाप 1 लाख रुपये कमा रहा है, वो भी 50 रुपये टैक्स दे रहा है। अब ये बताओ, दोनों से समान टैक्स लिया जा रहा है, जबकि होना क्या चाहिए था, हाँ, जो 1 लाख रुपए कमा रहा है उससे, लेकिन नहीं, क्योंकि ये कौन सा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स सबको देना पड़ेगा, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, और समान रूप से होता है, ठीक। तो कहने का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स न्यायप्रिय नहीं माने जाते। क्यों नहीं माने जाते? क्योंकि ये अमीरों पर इसका भार कम पड़ता है और गरीबों पर ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि एक आदमी तो 10,000 रुपये कमा रहा है वो 50 रुपये टैक्स दे रहा है, और 1 लाख रुपए जो कमा रहा है वो भी 50 रुपये टैक्स दे रहा है। तो भार ज़्यादा किस पर पड़ा? जो 10,000 रुपये कमा रहा है उसके लिए 50 रुपये बहुत बड़ी बात है, 1 लाख वाले के लिए इतने नहीं है 50 रुपये। तो कहने का मतलब अप्रत्यक्ष कर न्यायप्रिय नहीं माने जाते, क्योंकि इसका वास्तविक भार जो होता है वो गरीबों पर ज़्यादा पड़ता है और अमीरों पर कम पड़ता है, ठीक। तो लेकिन प्रत्यक्ष कर जो होते हैं उनका भार अमीरों पर ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि उन्हें देना पड़ता है, और गरीबों पर इसका भार नहीं पड़ता, ठीक है। अब ध्यान रखना, जो भी मैंने आपको ये डिफरेंसेस बताए हैं, डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर को ही प्रगतिशील कर भी कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर को प्रतिगामी कर कहते हैं। मतलब जो डिफरेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर है वो ही आपके डिफरेंस प्रगतिशील कर, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स के अंदर है, यही डिफरेंसेस हैं, ठीक है।
तो ये डिफरेंसेस आप देख लेना। हमने पढ़ा क्या, राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं, वे प्राप्तियां जो सरकार को वापस नहीं करनी और ना ही संपत्ति बेचनी पड़ती। कितने टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, कर प्राप्तियां और गैर कर प्राप्तियां। कर प्राप्तियां जो सरकार को कर से प्राप्त होती हैं, गैर कर प्राप्तियां जो टैक्स के अलावा सरकार को प्राप्तियां होती हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ा। अब हम आगे बात करेंगे पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं। जो देखो अब हम लोग बात करते हैं बेटे पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं। देखो पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की वे प्राप्तियां होती हैं जिनसे या तो सरकार की देनदारी उत्पन्न होती है या सरकार की परिसंपत्तियों में कमी आती है। ठीक, अब देखो समझो बता, देनदारी उत्पन्न होने का मतलब होता है सरकार को पैसा चाहिए था सपोज, ठीक, तो सरकार ने क्या करा, जनता से पैसा उधार ले लिया। 50 करोड़ रुपए चाहिए थे, सरकार ने जनता के माध्यम से पैसा उधार ले लिया या किसी सरकार से पैसा उधार ले लिया, चाइना से उधार ले लिया, अमेरिका से उधार ले लिया। तो पैसा तो आ गया, लेकिन ये पैसा देना भी तो है भाई, है ना। तो देनदारी उत्पन्न होगी, देनदारी का मतलब कर्जा, ठीक है। तो कहने का मतलब पैसा तो आया, है ना, लेकिन देना है। तो कहने का मतलब ये कौन सी प्राप्ति है, पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक, चलिए दूसरा तरीका सरकार के पास ये हो सकता है कि सरकार को पैसा चाहिए था, तो सरकार ने क्या करा, 3-4 स्कूल आपके बेच दिए। उन्होंने कहा ये बच्चे अच्छे पढ़ते पढ़ते तो है नहीं, चलो इनका एक काम करो, स्कूल बेच दो। ठीक, तो पैसा तो आ गया, स्कूल भी गया, पैसा आया लेकिन स्कूल चला गया, है ना भाई। स्कूल क्या थी, सरकार की संपत्ति, तो पैसा आया लेकिन संपत्ति गई। तो पूंजीगत प्राप्तियां क्या हैं, पूंजीगत प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां होती हैं सरकार की जिनसे या तो सरकार की देनदारी उत्पन्न हो, मतलब ऐसा पैसा जो आ गया वो वापस भी करना है। ठीक, देनदारी उत्पन्न का मतलब वो सिर पर आ गया कि मतलब पैसा देना है, या फिर सरकार अपनी संपत्ति को बेचकर अगर कोई पैसा जुटाती है जिससे सरकार की संपत्ति कम हो जाती है। ये सब सरकार की कौन सी होती हैं, पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। पूंजीगत प्राप्तियां वे प्राप्तियां होती हैं जिनसे या तो सरकार की संपत्ति कमी आती है, जैसे विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट, क्या होता है, सरकार अपनी संपत्ति बेच दी, पैसा चाहिए, ठीक, और या फिर सरकार की देनदारी उत्पन्न होती है, जैसे सरकार जनता से उधार ले ले। ठीक है, अब देखो मैंने ये पहले पढ़ाया था बेटा आपको, ये मिटाया नहीं मैंने, इसी के ऊपर लिख दिया। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। इसका एग्जाम्पल था टैक्स, वापस नहीं करना था, ठीक है, पैसा आया था टैक्स से, वो वापस नहीं करना था क्योंकि वो राजस्व प्राप्तियां थी। अब यहां जो देखो बेटा, अब हम लोग बात करेंगे बेटा राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों में डिफरेंस क्या है। देखिए, चलो देखो, मैंने आपको बताया था राजस्व प्राप्तियां क्या थी, जिसमें सरकार की देनदारी उत्पन्न नहीं हो रही थी, क्योंकि टैक्स को ध्यान में रखो, वो पैसा वापस नहीं करना था, ठीक है। लेकिन पूंजीगत प्राप्तियों में पैसा वापस करना है ना, क्योंकि उधार लिया है, जैसे सरकार ने कहीं से उधार ले लिया तो वापस करना है। तो कहने का मतलब पहला डिफरेंस ये हो गया कि ये सरकार को वापस करनी नहीं होती हैं, जो प्राप्तियां होती टैक्स वगैरह ध्यान रखें, और ये सरकार को प्राप्त वापस करनी होती हैं। और इसमें सरकार की संपत्ति कम नहीं होती, क्योंकि वापस नहीं करना तो संपत्ति को बेचना भी नहीं पड़ता। लेकिन अगर सरकार अपनी संपत्ति को बेचकर कोई पैसा अगर अरेंज कर रही है कहीं से, तो वो कौन सी प्राप्ति के अंदर आता है, पूंजीगत प्राप्ति। अब मैं 2 डिफरेंस हो गए। तीसरा, अब मैं आपसे पूछना चाहूँ कि इसमें सरकार को जो पैसा मिलता है हर साल, कौन से सोर्स से पैसा मिलता होगा। देखिए, टैक्स सरकार को हर साल मिलेगा, जुर्माना, जब्ती, एस्चिट, विशेष आंकन जो मैंने आपको पढ़ाए थे वो इसके अंदर थे, वो सरकार को हर साल प्राप्त होंगे। तो राजस्व प्राप्तियां सरकार को हर साल प्राप्ति होती हैं, ठीक है। लेकिन पूंजीगत प्राप्ति जरूरी नहीं है सरकार को हर साल प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आता है डिसइन्वेस्टमेंट। जरूरी नहीं है सरकार इस साल अपनी संपत्ति को बेचे, हो सकता है अगले साल ना बेचे, ठीक। या इसके अंदर दूसरा आता है जनता से उधार या किसी देश से उधार, हो सकता है सरकार इस साल उधार ले रही है किसी सरकार से, अगले साल ना ले या उसके अगले साल ना ले, जरूरत ना पड़े तो, लेकिन टैक्स सरकार को हर साल मिलता रहेगा। इसलिए राजस्व प्राप्तियां हर साल प्राप्त होंगी और पूंजीगत प्राप्तियां सरकार को हर साल प्राप्त नहीं होती, जरूरी नहीं है। कितने डिफरेंस हो गए? 3। चौथे में आप इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए और इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, ठीक है ना। इन दोनों के डिफरेंसेस 4 पूरे हो गए। 4 डिफरेंस आपसे पूछ सकता है, या पेपर में आपको कोई भी क्वेश्चन कंसेप्ट दे देगा, कैसे कोई भी कह देगा, जैसे सरकार को किसी देश से उपहार मिला, गिफ्ट मिला, या
कोई आर्थिक सहायता प्राप्त हुई दूसरे देशों से, ये कौन सी प्राप्ति हैं सरकार की और क्यों? तो कौन सी है? राजस्व प्राप्तियां। क्यों? क्योंकि ये सरकार को वापस नहीं करनी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर सरकार जनता से पैसा उधार ले रही है सपोज, है ना, तो ये पैसा सरकार को वापस करना है, तो आप लिखेंगे ये सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां, क्योंकि इससे सरकार की देनदारी उत्पन्न होती है। ठीक है बेटा, अभी हमने बात करी प्राप्तियों के बारे में। अब अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे व्यय, सरकार के व्यय क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ठीक है, नमस्कार जी।